नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आईपीएस अफसर ही मिलकर अपने एक आईपीएस अफसर को जिंदगी के उस मोड़ तक पहुंचा सकते हैं जहां वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले? हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार का मामला किसी भी भावी और मौजूदा अफसर को परेशान करना चाहिए। अब उनकी लड़ाई आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार लड़ रही हैं। उनकी यह लड़ाई अकेलेपन की अंतहीन सुरंग से गुजरने वाली है, क्योंकि लगता नहीं कि नौकरशाही में जमे लोग इस मामले में इंसाफ के लिए बोलेंगे। अपने ही अफसर के साथ नाइंसाफी की फाइल को फाइलों में घुमाते घुमाते कई साल निकाल देंगे। नौकरशाही की राजनीति किस गहरे कीचड़ में धंसी होती है, हम और आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि इसके शिकार हम और आप भी हैं, और जो नहीं हैं वो कभी भी हो सकते हैं। किसी को फर्जी मामले में फंसाना, नेता के इशारे पर महीनों जेल में सड़ा देना नौकरशाही का रोज का काम है, और इतनी क्रूरता से यह काम किया जाता है कि करने वाले को नैतिक संकट से पाला भी नहीं पड़ता। अदालतों ने भी फर्जी मामलों में फंसाने के केस में कभी सख्ती नहीं बरती और न सजा दी। लिहाजा यह खेल एक के बरी हो जाने के बाद भी दूसरे के साथ चलता रहता है। दिवंगत पूरण कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने अपनी शिकायत में रोहतक के एसपी से लेकर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। कहा है कि एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ की गई फर्जी एफआईआर इस मामले में ट्रिगर का कारण हो सकती है। अगर यह साजिश थी तो क्या इस खेल में एसपी से लेकर डीजीपी तक शामिल हो सकते हैं? इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो आप अंदाजा कीजिए कि हरियाणा की नौकरशाही के भीतर दलदल के अलावा क्या बचा होगा। क्या अमनीत कुमार अपने पति पूरण कुमार की मौत के साथ छपी इस खबर की तरफ इशारा कर रही हैं? एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है कि घटना के कुछ घंटे पहले हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। कांस्टेबल ने यह बात कबूल की कि उसने पूरण कुमार के नाम पर रोहतक के एक शराब व्यापारी से रिश्वत मांगी। बिजारनिया ने एक्सप्रेस से कहा है कि सुशील पूरण कुमार के साथ पहले काम करते थे, मगर रोहतक रेंज से बाहर पोस्टिंग होने के बाद भी पूरण कुमार के साथ रहे। रोहतक के शराब व्यापारी द्वारा शिकायत की गई कि पूरण कुमार के नाम पर सुशील कुमार उनसे हर महीने 2.5 लाख रुपए देने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद शिकायत हुई और सुशील कुमार से पूछताछ हुई। एसपी बिजारनिया ने कहा कि हमने पूरण कुमार को तलब नहीं किया, नोटिस नहीं भेजा। कुछ करते उससे पहले ही उनके निधन की खबर आ गई। कोई भी इस खबर को व्यापक संदर्भ में देखेगा तो नौकरशाही के दांव पेच के बारे में समझ जाएगा कि क्या और क्यों हुआ होगा। भ्रष्टाचार के दलदल से कब कौन ईमानदार बनकर निकल आए और किसे बेईमान साबित करने का प्लान बन जाए, हम पहले के असंख्य मामलों में देख चुके हैं। क्या इस केस के कारण आईएएस अमनीत कुमार ने रोहतक के एसपी और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। उन्होंने शिकायत की है कि रोहतक पुलिस ने पूरण कुमार के पुराने स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज की और प्लान था पूरण कुमार को फंसा दिया जाए। जब पूरण कुमार ने डीजीपी से बात की तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और रोहतक एसपी ने जानबूझकर उनकी फोन कॉल नहीं ली। अमनीत का कहना है कि यह दिखाता है दोनों अफसर इस मामले में एक दूसरे के साथ थे। रोहतक के एसपी बिजारनिया ने बयान दिया है कि जिस एफआईआर की बात हो रही है उसमें पूरण कुमार का नाम नहीं था, ना उन्हें बुलाया गया। इसके आगे हम इस मामले में रुकना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी जानकारी है वो अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर है। ना तो डीजीपी का पक्ष है, ना रोहतक के एसपी का। हम इसके आधार पर किसी के पक्ष में कोई दावा नहीं कर सकते, बस बता सकते हैं कि मीडिया में किस तरह की खबरें छपी हैं। आईएएस जीवन साथी अमनीत कुमार ने अपनी शिकायत में लिखा है कि अनुसूचित जाति के एक ईमानदार अफसर की उसके ताकतवर सीनियर अफसरों द्वारा सालों तक प्रताड़ना की गई। इस मामले में न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। हम ताकतवर लोगों की क्रूरता से बिखर गए हैं। ताकतवर लोगों की क्रूरता सुनकर इस देश में किसी को भी कांप जाना चाहिए, जैसा कि बताया जा रहा है। और अगर इसमें जरा भी सच है,
जिसका कभी पता चलेगा नहीं, तो भी वाई पूरण कुमार की पत्नी के आरोपों से यही लगता है कि फर्जी मामलों में फंसा दिए जाने का डर नौकरशाही के भीतर भी कितना गहरा है और वहां भी यह सब खेल चलता रहता है। यह मामला केवल जाति के दंश का नहीं है, बल्कि उस खेल का भी है जिसमें संयोग से कोई भी फंस सकता था। यह भी हो सकता था कि डीजीपी की हालत प्रताड़ित की तरह हो जाती, क्योंकि आप नहीं जानते भारत की नौकरशाही आपके साथ और खुद के साथ क्या क्या कर सकती है और नेताओं की नजर कब किस पर टेढ़ी हो सकती है। अब हम आते हैं उस फाइनल नोट पर जिसे वाई पूरण कुमार ने इस दुनिया को छोड़ने के पहले 8 पन्नों पर टाइप किया है। एक सरकारी आदमी ने सरकारी तरीके से कितनी बार शिकायत की, इसका भी जिक्र किया है। 8 पन्नों के फाइनल नोट में आईपीएस पूरण कुमार ने कई बार जोर दिया है कि अपनी सारी बातों को लिखित में दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 बार इस बात का जिक्र है कि उन्होंने अपनी शिकायत लिखित में दी, इन राइटिंग दी। इस बात का भी उल्लेख है कि 19 बार उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नो एक्शन वॉज टेकन, नो एक्शन हैज बीन टेकन। उनकी लिखित शिकायतों का इस्तेमाल उन्हें प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा और जाति के आधार पर प्रताड़ना चलती रही। 9 आईपीएस, एक रिटायर्ड आईपीएस, 3 रिटायर्ड आईएएस अफसरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये लोग उन्हें जाति के आधार पर अपमानित करते थे, सबके सामने अपमानित करते थे और यह इतना ज्यादा बढ़ गया कि सहा नहीं जा रहा था। अमनीत कौर ने अपनी शिकायत में लिखा है, उनके पति के साथ जो भी हुआ वह सालों के सिस्टेमिक प्रोसिक्यूशन का नतीजा है। आईपीएस वाई पूरण कुमार की वर्षों से व्यवस्थागत तरीके से प्रताड़ना की जाती रही। क्या कभी जांच में इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि कितने साल से यह सब चल रहा है? क्या अनुसूचित जाति आयोग बताएगा कि उस तक पूरण कुमार की जब शिकायत पहुंची तो क्या कार्रवाई हुई? पूरण कुमार का यह फाइनल नोट पढ़कर रोहित वेमुला के पत्र की याद आ रही है, जिसमें रोहित ने कहा था, मेरा जन्म ही जानलेवा दुर्घटना है। मैं अपने बचपन के अकेलेपन की खौफनाक यादों से कभी उबर नहीं सकता। क्या पूरण कुमार को भी नौकरशाही का अकेलापन झेलना पड़ा होगा? रोहित वेमुला ने लिखा था कि एक आदमी की क्षमता को सिर्फ उसकी पहचान तक सीमित कर दिया गया है। उसकी पहचान एक वोट, एक संख्या और एक वस्तु तक सिमट कर रह गई है। कभी उसके सोचने की क्षमता को नहीं देखा गया। उसे इस तरह से देखा ही नहीं गया कि उसका निर्माण ब्रह्मांड के सितारों की धूल से हुआ होगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, गलियों में हो, पढ़ाई या राजनीति में, मरने या जीने में हो, हर जगह आदमी एक नंबर बनकर रह गया है। यानी सब कुछ जाति के आधार पर पहले से तय मान लिया गया है। हम इस वीडियो में घटना से संबंधित कुछ शब्दों और ब्यौरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि YouTube ऐसे वीडियो को सीमित कर देता है। इस मामले में YouTube की यह नीति सही भी है कि ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग में शब्दों के चयन को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए। तरीका बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए कि कैसे किया गया। फिर भी चूंकि यह मामला भारत की जाति व्यवस्था और नौकरशाही की क्रूरता व्यवस्था से है, इस वीडियो को देखा जाना चाहिए और लोगों के बीच पहुंचना चाहिए। हम यहां पर एक चेतावनी देना चाहते हैं। अगर आप किसी भी कारण से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो ऐसी खबरों की रिपोर्टिंग के साथ साथ अब यह भी बताया जाना चाहिए कि हार और हताशा की स्थिति में आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक से संपर्क करें और यकीन रखें वह आपको लंबी लड़ाई के लिए ज्यादा मजबूती से तैयार कर देगा। बहुत सारे हेल्पलाइन हैं और हमारे स्क्रीन पर लिखा गया है। सबसे अच्छा होता है आप मनोचिकित्सक से व्यक्तिगत तौर पर मिलें, ऑनलाइन नहीं। पूरण कुमार की पत्नी ने कहा, अनुसूचित जाति के एक ईमानदार अफसर की उसके ताकतवर सीनियर अफसरों ने सालों से प्रताड़ना की। अगर इतने वरिष्ठ अफसर को जाति की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और उन्होंने थक हार कर अंतिम रास्ते का चुनाव किया, तो इसका मतलब है इस देश में जूता फेंकने के मामले में चीफ जस्टिस ने जिस उदारता और शालीनता का परिचय दिया, उसका संबंध गरिमा से कम समझौते से नजर आता है। ऐसे तंत्र की सच्चाई के आगे समर्पण का भी एक रूप हो सकता है। दिवंगत पूरण कुमार ने
अपने आखिरी पत्र में लिखा है, मैंने उन तमाम शिकायतों और पत्रों से बस इतना चाहा था और गुजारिश की थी कि कम से कम हरियाणा काडर के आईपीएस के साथ कुछ खास मुद्दों पर बराबरी का बर्ताव हो। सभी आईपीएस अफसरों को पूजा की जगहों पर जाने की बराबरी मिले, समय पर छुट्टी मिले, पात्रता के अनुसार सरकारी गाड़ी मिले, डीजीपी के आदेश के अनुसार घर मिले, गृह मंत्रालय के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार आईपीएस अफसरों को प्रमोशन मिले। इन मुद्दों का समाधान करने के बजाय इन शिकायतों और पत्रों का इस्तेमाल बुरी नीयत से मुझे प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा। मुझे पता है एक आईपीएस अफसर का यह फाइनल नोट उस समाज के भंवर में खो जाएगा जहां जाति के नाम पर अहंकार, जहर और अपमान के शब्द, हाव भाव, थरिया बर्तन, लोटा गिलास, अलग रास्ते, पढ़ाई से लेकर नौकरी में भेदभाव के अनंत तरीके लकड़ी के बुरादे की तरह हवा में घुल चुके हैं। यह समाज हर दिन जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव करता है और झूठ बोलता है कि जाति के नाम पर अब वैसा नहीं होता। अगर हरियाणा सरकार चाहे तो इस बात की जांच बिना देरी के कर सकती है कि क्या पूरण कुमार की कार्य समीक्षा रिपोर्ट यानी अप्रेजल रिपोर्ट में जातिवादी टिप्पणी की गई थी। अगर इसका प्रमाण मिल जाता है तब फिर जातिगत प्रताड़ना को लेकर पूरण कुमार के आरोपों पर संदेह करने की कोई वजह नहीं रह जाती। पूरण कुमार ने लिखा है कि 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहे वर्ष की कार्य समीक्षा रिपोर्ट में हरियाणा के डीजीपी श्री कपूर ने ऐसी टिप्पणियां की जो तथ्यात्मक रूप से गलत थीं, काल्पनिक और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित थीं। मेरे खिलाफ जातिगत टिप्पणियां की गई हैं जो उनकी मानसिकता का प्रमाण है और मैं जिस प्रताड़ना से गुजर रहा हूं उसका भी यह दस्तावेज है। हमने इन टिप्पणियों को हटाने के लिए अपना प्रतिवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया। अगर हरियाणा सरकार चाहे तो सबको दिखा सकती है कि ऑल इंडिया सर्विसेज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में जातिगत टिप्पणी की गई है या नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1 मिनट में अप्रेजल की फाइल सबके सामने रख सकते हैं कि इसमें जातिगत टिप्पणी है या नहीं। पूरण कुमार की बातें कितनी सच हैं। अपने फाइनल नोट में आईपीएस पूरण कुमार ने अपनी सेवा के वरिष्ठ अफसर मनोज यादव पर आरोप लगाए हैं। मनोज यादव 1988 बैच के अधिकारी हैं, पूर्व में डीजीपी रहे हैं। उन पर कथित रूप से आरोप लगाया गया है 2020 में अंबाला थाने में बने मंदिर में गया था। यह मामला रिकॉर्ड पर है और सबके नोटिस में है। तब से लेकर मेरे खिलाफ जातिगत प्रताड़ना शुरू हो गई, मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। इस पत्र में कई लोगों के नाम लिए गए हैं, हमारे पास उनके बयान नहीं है। क्या मंदिर में जाने के कारण आईपीएस अफसर की प्रताड़ना की गई? पूरण कुमार ने तो लिखा है सब कुछ रिकॉर्ड पर है, तो वह रिकॉर्ड सामने लाया जाना चाहिए। क्या शिकायत की गई थी और कार्रवाई क्या हुई? पूरण कुमार की शिकायतों को लेकर मीडिया में पहले भी रिपोर्टिंग हो चुकी है। दिसंबर 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है जब पूरण कुमार ने पूर्व डीजीपी मनोज यादव के खिलाफ शोषण और भेदभाव के आरोप लगाए तो उनकी शिकायत खारिज कर दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि सर्विस में अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर सार्वजनिक रूप से मतभेद प्रकट किया गया तो इसका बाकी की फोर्स पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अपने आदेश में राजीव अरोड़ा ने लिखा कि पूरण कुमार सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए और अनिश्चित काल के लिए तारीख बढ़ाने की मांग की। पूरण कुमार ने कहा था कि उनके द्वारा अंबाला पुलिस स्टेशन में मंदिर बनाए जाने के बाद से ही उनका शोषण शुरू हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के कुछ हफ्ते बाद 14 जनवरी 2022 को दैनिक जागरण में पूरण कुमार का एक बयान छपा मिला कि एसीएस राजीव करोड़ा की रिपोर्ट पक्षपाती है, भेदभावपूर्ण है। इस मामले में पूरण कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की और मांग की कि मनोज यादव के खिलाफ नए सिरे से जांच हो, किसी वरिष्ठ आईएएस या डीजीपी से जांच करवाई जाए। ऐसी आंतरिक शिकायतों और जांच की व्यवस्था की क्या स्थिति होती है हम और आप बाहर से नहीं जान सकते, लेकिन बाहर हो रही घटनाओं से समझ सकते हैं। इतनी शिकायतें पूरण कुमार ने अपने फाइनल नोट में लिखी है। क्या सब कुछ गलत ही लिख रहे थे? ऐसा तो हो नहीं सकता। उनकी पत्नी आईएएस अफसर हैं, घटना के वक्त मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर थीं। 14 जनवरी 2022 की जागरण की रिपोर्ट में लिखा है, हाई कोर्ट को दी गई याचिका में कुमार ने यह भी आरोप लगाया
कि अरोड़ा और पूर्व मुख्य सचिव ने यादव को बचाने के लिए उनकी पत्नी, जो हरियाणा कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें बुलाकर धमकी दी कि वह अपने पति को यादव के खिलाफ शिकायत या एफआईआर ना करने को कहें। अगर ऐसा नहीं हुआ उसके भयंकर परिणाम होंगे। उनकी पत्नी ने मुख्य सचिव व केंद्रीय कार्मिक विभाग को इस बाबत पत्र भी लिखा था। इस हाल में पत्नी से सवाल करना सर्वथा अनुचित होगा, लेकिन नौकरशाही के भीतर कितना चुप रहना पड़ता है हर अफसर को पता है। भीतर से कितना कमजोर है, लेकिन बाहर जब आपको सताने पर आ जाए तो पांव की हड्डियां गायब हो जाएंगी, घर जमीन सब नीलाम हो जाएगा। यही कारण है कि इस देश में हर दूसरा आदमी डरा डरा मरा मरा मिलता है। इसलिए हर साल जब यूपीएससी के नतीजे आते हैं तो ज्यादा मत कूदिए कि लड़का कलेक्टर हो गया, जिला कंट्रोल करने वाला है, वो भी किसी के कंट्रोल में काम ही करेगा। यह भी एक कड़वी सच्चाई है और बाद में उसका भी नाम 100 करोड़ 500 करोड़ की डील में आएगा, किसी गरीब कमजोर को फंसाने में आएगा। तब आप इस पार्टी और उस पार्टी के नाम पर बचाव करने लग जाएंगे। यह घटना भी एक बार देख लीजिए, भागलपुर की है। आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट ने खुद को ही सजा दे दी क्योंकि वह इस बात को सहन नहीं कर पाया कि एसएचओ ने उसके सामने उसकी बहन को मारा, कपड़े फाड़ दिए। वह असिस्टेंट कमांडर होकर भी अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला सका। उसके फाइनल नोट की भी चर्चा होनी थी मगर हुई नहीं। इसलिए हमारा वीडियो लंबा होता है क्योंकि हम एक घटना से दूसरी घटना की तरफ आपको ले जाते हैं ताकि आप थोड़ा ठहर कर सोचें, नफरत और क्रूरता की हर संभावना के प्रति सतर्क हो जाएं और ऐसे सिस्टम और समाज की चाह रखें जो किसी को इतना मजबूर ना कर दे। ऐसा लगता है कि सब डरे हुए हैं। पता नहीं कोई आईपीएस आईएएस मेरा यह वीडियो देख रहा होगा या नहीं। देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? मुझे लगता है मुझे बेवकूफ समझकर हंस रहा होगा। दरअसल उसे इस तरह के सच से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वो अपनी हूटर वाली कार पर बैठता है, उसकी कार जाम में रेंगते शहर के बीच से दनदनाती हुई निकलती है तो वह अपने आप को विश्व विजेता समझता है। लेकिन कितना दुखद है, पूरण कुमार के साथ 10 अफसर भी खड़े नहीं हो सकते। जब काडर ही नहीं बचेगा, आपस में बराबरी नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, तो वर्दी की ताकत बस किसी पत्रकार पर एफआईआर करने और किसी गरीब की गुमटी उचाड़ देने तक ही सीमित रह जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि मंदिर में प्रवेश करने पर कोई नहीं रोकता, तो बस आप अहमदाबाद से छपी इस खबर को देखिए। ऐसी अनेक खबरें अखबारों में मिल जाती हैं जो छपकर खत्म हो जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर के आगे कथित जोड़ दिया है ताकि व्यथित होने से पहले आप संदेह करते रहें। खबर में लिखा है कि एक दलित मजदूर की कथित तौर पर इसलिए पिटाई की गई क्योंकि वह मंदिर में दर्शन करना चाहता था। उसे अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ा। आरोपी ने जाति को लेकर गालियां दी और मारा पीटा। हिम्मतनगर ग्रामीण पुलिस में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। तकरीबन 100 साल बाद आईपीएस बनकर भी एक अफसर को पुलिस प्रशासन के मंदिर में जाने के लिए प्रताड़ित किया गया, कथित रूप से। हम ऐसी बहुत सी खबरें आपको दिखा सकते हैं और आप मुझसे ज्यादा जानते भी हैं। व्यवस्था के तहत जाति की प्रताड़ना के अनेक किस्से हैं। इस वीडियो को देख रहा कोई दर्शक कह सकता है कि कई बार झूठे भी आरोप लगते हैं, लेकिन मेरा उससे सवाल है कि जब भी आरोप सही होता है तब क्या होता है और क्या करना चाहिए? हर समय एक जाति की श्रेष्ठता का वर्णन करना क्या दूसरी जाति का अपमान नहीं? क्या वाकई आप इसमें यकीन रखते हैं कि एक जाति श्रेष्ठ होती है या जाति के कारण कोई श्रेष्ठ होता है और दूसरी जाति कम श्रेष्ठ होती है? दिल्ली के पीतमपुरा में श्री मैथिली ब्राह्मण सभा ने अंतरराज्यीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। इसी सम्मेलन में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, ब्राह्मण हमारे समाज में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं और हर सरकार को इस समुदाय के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। समाज में ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए ब्राह्मण समुदाय ही एकमात्र माध्यम है। वे न केवल शास्त्रों की बल्कि शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। आज हम केवल शस्त्रों और शास्त्रों के माध्यम से ही समाज और देश की रक्षा कर सकते हैं। ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके, धर्म का प्रचार करके और सद्भावना की भावना को बढ़ावा देकर ब्राह्मण समाज ने सदैव समाज के हित में कार्य किया है। इस बयान का संबंध पूरण कुमार की घटना से नहीं है, लेकिन आप जब जाति से जुड़ी खबरों और घटनाओं पर नजर डालते हैं
तब आपकी नजर अपने पास के साये से लेकर दूर तक जानी चाहिए और देखना चाहिए कि जाति के नाम पर गर्व का यह डोज भी एक तरह से जाति के नाम पर प्रताड़ना का अधिकार बन जाता है। यह समझने की जरूरत है। 8 पन्नों के फाइनल नोट को पढ़ते हुए यह समझ आ रहा है कि जब राजनीति और नौकरशाही मिलकर गिरोह बन जाए तो कई अफसर इसी तरह घिर जाते होंगे, उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगता होगा। किसी की बरसों लाइब्रेरी में पोस्टिंग कर दी जाती होगी तो किसी का तबादला ही होता रहता होगा। फाइनल नोट में पूरण कुमार ने लिखा है, जिस समय राजीव अरोड़ा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर नहीं की, जिस वजह से मैं अपने पिता की मृत्यु से पहले उनसे आखिरी बार नहीं मिल पाया। इस बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। मेरे लिए यह अपूरणीय क्षति है। मैंने इस घटना की जानकारी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को दी थी, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे पास राजीव अरोड़ा का पक्ष नहीं है, उनका भी पक्ष होना चाहिए। उम्मीद है हरियाणा सरकार इस तरह से जांच करेगी कि सभी शिकायतों और पत्रों की जांच होगी। मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन भारत में कहते रहना चाहिए कि मुझे उम्मीद है। इससे उम्मीद का इस्तेमाल होता रहेगा और लोग उम्मीद की स्पेलिंग भूल नहीं जाएंगे। अपने पत्र के एक हिस्से में पूरण कुमार ने अलग अलग अधिकारियों के नाम लिखकर उनके द्वारा किए गए भेदभाव और उत्पीड़न का ब्यौरा दिया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एडिशनल डीजीपी अमिताभ ढिल्लों, एडिशनल डीजीपी संजय कुमार, आईजीपी संजय नैन, आईपीएस कला रामचंद्रन, आईपीएस संदीप खिरवार, आईपीएस सिबाश कविराज। पूरण कुमार ने सबकी भूमिका पर विस्तार से लिखा है। पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल और पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के बारे में लिखा है कि इन्होंने मेरे उत्पीड़न में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तीनों अधिकारी बैचमेट थे। इन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया, जातिगत मानसिक उत्पीड़न किया और सार्वजनिक रूप से अपमान किया। इनके खिलाफ कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरण कुमार ने फाइनल नोट में लिखा है कि इनकी भूमिका के बारे में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज को मौखिक रूप और लिखित रूप में जानकारी दी गई। हम हर आरोप की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इन नामों को देखकर लगता है कि हर स्तर के अधिकारी से शिकायत की जा रही थी। बहुत लोगों को पता था, तब भी क्या कोई सामने नहीं आया अपने साथी अफसर को भरोसा देने के लिए कि हम सब संविधान की शपथ लेकर यहां आए हैं, जाति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न आपके साथ नहीं होने देंगे। गृहमंत्री तक को जानकारी थी, फिर भी कुछ क्यों नहीं हुआ? एक अफसर को भरोसा नहीं दिलाया जा सका। आईपीएस अफसरों की संस्था ताकतवर मानी जाती है। उम्मीद है वह इतनी सक्षम है कि अपने काडर के एक अफसर को न्याय दिलाएगी। कितनी बार राहुल गांधी ने कहा है कि बड़े बड़े पदों पर दलितों और आदिवासियों की आवाज सुनी नहीं जाती। इस भयंकर भेदभाव को समाज ऐसे पचा गया जैसे इस बारे में कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ये किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। दिस इज एन इंसल्ट एंड अ शेम टू द ओबीसी कम्युनिटी। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है।
फाइनल नोट में पूरण कुमार ने लिखा है कि नवंबर 2023 में उनसे सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। इसकी भी उन्होंने लिखित शिकायत की। जब भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती थी, प्रेस को सूचना लीक की जाती थी। इसे लेकर उन्होंने हरियाणा सरकार के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से शिकायत की कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि उनके अरियर का भी विरोध किया गया और किसी के सामने नहीं, तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज के सामने। 2001 के आईपीएस अधिकारी को अरियर नहीं दिए जाने के कारण भारी नुकसान हुआ। इसे लेकर उन्होंने कई बार शिकायत दर्ज कराई है। 4 मई 2024 की दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार 2001 बैच के आईपीएस वाई पूरण कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा। 4 बैच के प्रमोशन पर सवाल उठाए, अवैध कहा। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ओवर रूल कर रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि 2001 बैच के अफसरों की डीआईजी रैंक में पदोन्नति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक विचार किया जाना चाहिए। साथ में उनका वेतन दोबारा तय किया जाए और बकाया भी दिया जाए। इसका रिमाइंडर भी भेजा गया, मगर आज तक निपटारा नहीं होने के कारण मुझे वित्तीय नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में लिखा है कि पूरण कुमार ने आरोप लगाते हुए लिखा कि उन्हें लगता है कि उनके प्रतिवेदन का निपटारा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह और उनके बैचमेट अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। बहुत मुश्किल रास्ता है आज भी अनुसूचित जाति के नागरिक से लेकर अफसरों के लिए। संविधान ने जिन अधिकारों से लैस किया, कई बार उनसे भी सुरक्षा नहीं हो पाती। लेकिन लड़ाई तब भी एक ही है, अगर ये अधिकार नहीं रहेंगे तब इतना भी नहीं बचेगा। पूरण सिंह का केस यही साबित करता है। कम से कम आप सवाल तो कर सकते हैं कि इतने अधिकार दिए जाने के बाद भी एक आईपीएस के साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्या इसलिए कि आज भी नौकरशाही में अनुसूचित जाति का प्रभाव नहीं है? 9 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक बेंच ने बहुत बड़ा फैसला दिया है, जो जिला जज और हाई कोर्ट के स्तर पर दलित जजों का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकता है। इस आदेश के बाद 7 साल के वकालत के अनुभव वाले न्यायिक अधिकारी को जिला जज बनाया जा सकेगा। इसके पहले जिला जज की परीक्षा में लोअर जुडिशरी के जज शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें स्टेट सर्विस में माना जाता था। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद अब लोअर जुडिशरी के लोग भी जिला जज की परीक्षा दे सकेंगे और जिला जज बनेंगे। फिर हाईकोर्ट में जाने का अवसर खुल जाएगा। 2020 के धीरज मोर केस में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि बार कोटा के तहत जुडिशियल ऑफिसर सीधा जिला जज के तहत नियुक्ति के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसे अब पलट दिया गया है। यही नहीं, जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल स्टाफ में 15% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। कहीं यह वजह तो नहीं कि एक वर्ग में चीफ जस्टिस बीआर गवई के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। 9 अक्टूबर का यह फैसला खुशी की खबर है। तब भी आईपीएस वाई पूरण कुमार का मामला और चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने की घटना को आप किनारे नहीं कर सकते। आज के दौर में जाति और धर्म का जहर राजनीति की एक ही शीशी में सिरप बनाकर दिया जा रहा है। तभी तो चीफ जस्टिस की ओर जूता फेंकने वाला गर्व से इंटरव्यू दे रहा है और उसके समर्थन में लोग खुलकर लिख रहे हैं, भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। इस लाचारी और समझौते को गरिमा, शालीनता और उदारता का नाम दिया गया। कोर्ट को इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था और कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। इसकी जगह छोड़ देने की उदारता का प्रदर्शन किया गया तो बहस चलेगी, यह समझौता था या उदारता थी। क्योंकि सवाल चीफ जस्टिस का नहीं था, सवाल हर उस दलित का भी है जो आईपीएस बन जाने के बाद भी बराबरी और सम्मान के लिए आवेदन पर आवेदन लिखता है, दफ्तर में शिकायतें करता है और उसकी सुनवाई नहीं होती। दलित उत्पीड़न के विरोध के इतिहास में लंबे समय तक इसे लेकर बहस चलेगी कि चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए था और आईपीएस वाई पूरण कुमार ने यही रास्ता क्यों चुना। कई बार गांधीवादी संकट के समय गांधी की जंत्री की बात करते हैं कि अगर गांधी होते तो क्या करते, अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या करते। क्या इस सवाल का अब कोई मतलब भी है या हिंदू राष्ट्र के उद्घोष के बाद इन प्रश्नों को बेकार मान लिया जाए? हो सकता है कि हम एक हार चुके दौर का दस्तावेज तैयार कर रहे हों और यह नहीं देख पा रहे हैं कि धर्म की राजनीति के आगे सारे मोर्चे दम तोड़ चुके हैं। सारे प्रेरणा पुरुष अब पोस्टर के डंडे में बांधकर, कंधे पर लादकर रैलियों में ले जाने के काम आ रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है। लोग विरोध कर रहे हैं
क्योंकि उन्हें पता है कि समाज को बराबरी के बुनियादी उसूलों पर ही खड़ा होना होगा, तभी संविधान का असली सम्मान होगा। आपसे यही अपील है कि अपने भीतर से जाति का जहर निकालिए। जाति के अहंकार के कारण आप सही में दुनिया की सुंदरता से खुद को वंचित कर रहे हैं। अपनी संभावनाओं का विस्तार अगर चाहते हैं तो जाति और धर्म के नाम पर नफरत का हर समय विरोध कीजिए और अपने भीतर इनकी मौजूदगी को पहचानते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।